हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे छोटे भाई बहनों। कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में, एग्जाम की तैयारी में, टॉपर बनने की तैयारी में लग चुके होंगे। यदि अभी तक आप नहीं लगे होंगे तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप सब अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आप सभी को पता है कि हम शुरू से मैथ्स को पढ़ रहे हैं और 60 दिन में पूरी मैथ्स को खत्म करना है। तो आज हमारा डे तीसरा है और हम प्रश्नावली 1.2 को, नई एनसीईआरटी के तहत 1.2 और पुरानी एनसीईआरटी के तहत बात की जाए तो ये 1.3 ही है। 1.3 को देख लें। वास्तविक संख्या, जिससे कि एग्जाम में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। यानी कि आप 4 से 5 दिन की भी पढ़ाई करते हैं और सही से पढ़ाई करते हैं सिर्फ नंबर सिस्टम, तो उससे आप यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स पहले चैप्टर का भी पढ़ाई करते हैं तो आप 10 से 15 नंबर ला सकते हैं। तो आज हम तीसरे दिन पे हैं और 1.3 या 1.2 जो भी कहे उसे हम देख रहे हैं। और हमारा पहला ही प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां देना चाहेंगे जो कि हो सकता है आपको पता भी हो, ना भी पता हो, फिर भी हम आपको जानकारियां देते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। और परिमेय छोड़िए, मैं परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चे, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं कि जो भी कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा हो या लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ जहाँ क्या P और Q पूर्णांक हो, जहाँ P और Q क्या होगा, P और Q पूर्णांक होगा और Q शून्य नहीं होगा। P और Q पूर्णांक होगा और Q शून्य नहीं होगा। और किस प्रकार का पूर्णांक होगा, तो यह सहअभाज्य पूर्णांक होगा। आप बोलोगे कि सहअभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं, तो सहअभाज्य पूर्णांक उन संख्या को कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का मौसो या HCF, जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 और 5, 3 और 5 का आप HCF निकालिएगा तो इतना निकलेगा 1। 11, 13 और हम ले लेते हैं 15, ठीक है। या फिर 13 और 15, इसका भी मौसो कितना होगा, तो 1। 18 और 29, इसका भी मौसो कितना होगा, 1। तो यानी ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या हैं। यानी कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और साथ में वो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक होगा जहाँ Q शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसी पे आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारा पहला ही प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसके विपरीत मानते हैं। हम मानते हैं कि पहले लिखेंगे हल हल हल, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब जानने के लिए तो हम सब तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ सिद्ध करने के लिए बोलता है कि आप सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम सिद्ध करने के लिए कि यदि आपको कहे कि आप बताइए या साबित कीजिए कि ये आदमी चोर है, तो चलिए, यदि हमें चोर को साबित करना है तो आप कह रहे हैं कि ये चोर नहीं है या चोर है, तो हम देखते हैं कि इसमें ईमानदार वाला गुण है कि नहीं। यदि ईमानदार वाला गुण होगा तो वो ईमानदार होगा, यदि ईमानदार वाला गुण नहीं होगा तो वो चोर तो होगा ही। तो इसीलिए हम अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए हम इसके विपरीत मानते हैं कि यह परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, तब √5 बराबर P/Q। √5 को हम P/Q लिख सकते हैं, जहां अब क्या, जहां P और Q
P और Q क्या होगा। अभी आपको बताया ना कि जो भी संख्या प्रमेय संख्या है तो वो तो P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q जो होगा वह क्या होगा, तो P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है। यानी कि P और Q पूर्णांक तो है, उस सहभाज्य पूर्णांक और साथ में Q 0 नहीं है। ठीक है, अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ बच्चे आप हमारे हैंडराइटिंग पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे लिखने में नहीं बनता है, कॉपी पे इससे अच्छा लिखते हैं, यहाँ पे लिख नहीं पाते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, बस वही बहुत है। ठीक है, आप समझिए और आप अपने नोटबुक में नोट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे, जब हम √5 का स्क्वायर बराबर P बाई Q का स्क्वायर होगा। ठीक है, जब आप हम √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा √5 गुने √5 यानी बराबर में हमें निकल के आएगा क्या, 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5 बराबर P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर। क्या होगा, P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। बच्चे इस लाइन से हमें एक चीज प्रतीत होता है कि यदि 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है तो यानी कि P स्क्वायर को 5 काटता है, यानी 5 से P स्क्वायर विभाज्य है। कहने का मतलब है कि यदि हम 20 से बराबर लिखते हैं 5 गुने 4, ठीक है, 5 गुने 4 20 बराबर 5 गुने 4 है, तो यानी कि 5 20 को काट रहा है, तभी तो 5 गुने 4 20 है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर 5 को काट रहा है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब हो जाएगा कि P स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे, इसमें थोड़ा लिखने वाली ज़्यादा कंटेंट है। यह दर्शाता है कि यह दर्शाता है कि P स्क्वायर का एक गुणनखंड P स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह दर्शाता है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ऐसा लिखते हैं, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अभी हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेके बताया कि P स्क्वायर को हम 5Q स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि P स्क्वायर का एक गुणनखंड है 5, और 5 एक गुणनखंड है तो 5 P स्क्वायर को विभाज्य करेगा। ठीक है, जब 5 P स्क्वायर को विभाज्य करेगा तो इसलिए P भी क्या करेगा, 5 से विभाज्य होगा। तो P भी 5 से विभाज्य होगा, या फिर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि P बराबर 5K मान लेते हैं। P का मान हम 5K रख लेते हैं। अब P का मान हम क्या करा, माना कि हम लिखते हैं माना P बराबर 5K। ठीक है, अब P का मान समीकरण 1 में
रखने पर। अब देख सकते हैं कि हम इसे समीकरण 1 माने, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या आएगा? p के जगह पे हम रखेंगे 5 के, तो 5q² इजकल टू 5k का स्क्वायर हो जाएगा, 5k का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 5q² इजकल टू 25, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25k², ठीक है। अब 25k² हो गया। अब इसको, ये 5 इधर है और इधर जाएगा तो बट्टा में होगा, यानी कि भाग में होगा। 25 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, यानी कि q² इजकल टू हो जाएगा 5k², ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5k²। अब इससे फिर से यहाँ से यह प्रतीत होता है कि यदि q² बराबर 5k है, 5k² है, तो कहीं ना कहीं 5 q² को विभाजित कर रहा है, यानी इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए q² 5 का गुणन है, 5 या 5 का गुणनखंड है, कुछ भी लिख सकते हैं। p² 5 का गुणन है, ठीक है। p² क्या है? 5 का गुणन है, ठीक है। इसलिए फिर से लिखेंगे, इसलिए, सॉरी ये मिट गया, इसलिए 5 q का गुणनखंड है, 5 q का गुणनखंड है, ठीक है। अब p और q, अब देखें कि आप यहाँ की 5 q से भी कट रहे हो, मतलब 5 q को भी, q का भी गुणनखंड है और 5 p का भी गुणनखंड है, ठीक है। तो यानी कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि कोई संख्या परमेय संख्या है तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो सिर्फ एक ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 5 एक अलग निकल के आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 5 है, जो विरोधाभास करता है या फिर हमारे तथ्यों को गलत करता है, जो विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए, अब लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमने क्या किया कि पहले इन्होंने बोला कि √5 सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब सिद्ध करना था तो हमने उसके विपरीत माना। क्या किया कि हमने उसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को परिमेय संख्या होने के लिए उनके शर्तों को तो पूरा करना होगा। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। और जहाँ p और q पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक होंगे और सहभाज्य पूर्णांक होगा तथा q शून्य नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों तरफ वर्ग किया। वर्ग करने पे हमें मिलता है कि 5q² बराबर p²। जब हम p² को 5q के स्क्वायर में लिख सकते हैं तो p² का एक गुणनखंड हो जाएगा 5। जब p² का एक गुणनखंड 5 होगा तो p का भी एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। यानी कि p भी 5 से विभाज्य होगा। अब फिर आगे क्या करते हैं कि हम p का मान एक अलग संख्या, यानी हमें √5 को सिद्ध करना था, तो
तो हमने 5k माना, या 5a भी मान सकते थे, 5b भी मान सकते थे, कुछ भी हम मान सकते थे। तो हमने p का मान 5k माना। उसके बाद अब p का मान हमने समीकरण 1 में दिया। उसके बाद मान रखने पे हमें मिला क्यू स्क्वायर बराबर 5k², यानी कि क्यू स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 5 मिला। यदि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। और हमें यह देखते हुए यह पता चला कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास है। यानी विरोधाभास यह करता है कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसका एक ही गुणनखंड होना चाहिए, मतलब कि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए एक, जो कि ऐसा नहीं है, 5 भी एक उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है। तो यह विरोधाभास है, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, और इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं था, ऐसे ही मतलब जैसे हमने सिद्ध किया वैसे लिख दिया, बस यही करना है। आप सीधे 5 नंबर ला सकते हैं। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों को लगता है तो यही क्वेश्चन लगता है नंबर सिस्टम का, कि हम किसी संख्या को सिद्ध कैसे करें कि √5। आप यदि सीख लिए तो 5 नंबर मानिए पक्का है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर से क्या करना है, आप इस बार कर पाएंगे, हम फिर भी करके बताते हैं कि आपको कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको हमने बताया कि परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत मानते हैं। क्या करते हैं कि इसके विपरीत मानते हैं। विपरीत मानते हैं तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यदि एक परिमेय संख्या है इसे तो हम क्या कर सकते हैं, तो 3 + 2√5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, p और q यहाँ पे p और q सह अभाज्य पूर्णांक हो, तथा क्या होगा, q भी शून्य नहीं होगा। यदि q शून्य हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगी ही नहीं। तो p और q सहभाज्य पूर्णांक है, हम दूसरी कलर लेते हैं, सहभाज्य पूर्णांक है तथा q शून्य नहीं है। ठीक है, अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि पहले इसे वर्क करने से पहले हम तो सीधा तो कर ले, ये यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2√5 बराबर हो जाएगा p/q - 3। 2√5 बराबर कितना हो गया, p/q - 3। ठीक है, उसके बाद ये 2 रूट गुना में है, 2 गुना में है, इधर उधर जाएगा तो किस में होगा, भाग में, यानी √5 बराबर हो जाएगा p बाय, नीचे जाएगा तो 2q, p/2q माइनस इसके भी बट्टा में जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे p और q तो पूर्णांक है। ठीक है, और p और q पूर्णांक है, हम लिखेंगे यहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इसलिए p/2q माइनस 3/2 परिमेय संख्या है। 3/2 एक क्या है,
जब ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है तो ये तो एक परिमेय संख्या होगा क्या। तो p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक जब ये परिमेय संख्या और ये इसके बराबर में है तो इसका मतलब हुआ कि ये भी परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह दर्शाता है कि हमारा मानना गलत हुआ। अतः यह दर्शाता है कि हमारा मानना गलत हुआ। ठीक है, गलत हुआ, इसलिए 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो गया। तो क्या किया हमने, पहले जब भी आपको एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए और बोले कि सिद्ध कर कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आपको जो करना है कि उसे उसके विपरीत मानना है। रूट जो भी है संख्या उसे, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है 3 + 2√5 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, उसका विपरीत माना, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हमने पहले ही आपको बता दिया है कि परिमेय संख्या होने के लिए वो संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक होगा उसमें भी सहअभाज्य पूर्णांक होगा, तथा q शून्य नहीं होगा। तो q शून्य नहीं होगा, बस इसी को हमने फुलफिल किया। तो हमें पता चला कि ये तो p और q जब पूर्णांक हैं, समीकरण 1 में p और q जब पूर्णांक हैं तो p/2q माइनस 3/2 ये भी एक पूर्णांक होगा, और इसके बराबर √5 को दिया है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। यानी √5 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा मानना गलत होता है। और इस प्रकार 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सब समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इस पे विचार कीजिए कि इसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब विचार कीजिए। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो बाबू, मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि जब भी हमें सिद्ध करना हो कि अपरिमेय संख्या है, तो उसके विपरीत हम मानते हैं कि यह परिमेय संख्या है। पहला हमारा प्रश्न है 1/√2। तो माना 1/√2 एक
परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को लिख सकते हैं p/q। 1/√2 = p/q। और p जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, तथा q शून्य नहीं होगा। q शून्य नहीं हो सकता, यानी शून्य होगा तो उस भिन्न का मान ही कुछ नहीं, उस परिमेय संख्या का मान ही कुछ नहीं निकलेगा। जब p और q पूर्णांक है, q शून्य नहीं है, ऐसा लिखेंगे। आप सभी को पता है कि हर में कभी भी रूट नहीं रहता है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, या फिर लिख सकते हैं 1/√2 × √2/√2। ऊपर नीचे √2 से गुना किए बराबर p/q का p/q ही रहेगा। ऊपर जाएगा √2 तो √2, नीचे √2 से √2 का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर p/q। ठीक है, क्या निकल के आए, बराबर p/q। अब हम फिर से यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये अब ये उधर जाएगा, कोना कोनी गुना होगा तो थोड़ा तो √2 बराबर हो जाएगा 2p/q। ठीक है, 2p/q। अब फिर से वही बात, मानिए कि अब ये सिद्ध हो चुका है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, उसमें भी सहभाज्य पूर्णांक है, कुछ ऐसा भी लिख सकते, पूर्णांक है। इसलिए 2p/q परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन तो √2 भी परिमेय संख्या होगा, 2 भी परिमेय संख्या होगा, जो कि विरोधाभास करता है, यानी कि हमारी कथन को गलत साबित करता है। √2 हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास है। क्या लिखेंगे, तो √2 भी परिमेय संख्या होगा, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। क्या है, जो विरोधाभास है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि, इसलिए अब हम यहाँ से लिखते हैं कि इसलिए निष्कर्ष इसलिए यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। देखा बच्चे, कितने आसान था और कितनी आसानी से हम सब ने इसे सॉल्व किया। ठीक है, ये प्रश्न हर हाल में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते एग्जाम में, तो आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप एक बार में नहीं समझ में आए, पीछे वीडियो करके 2 बार में समझिए, लेकिन इसे समझ के जाइएगा, क्योंकि ये 100% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 7√5 को भी सिद्ध करना है। 7√5
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 7√5 क्या है 7√5। अब हम इसे भी क्या मानेंगे उल्टा विपरीत मानेंगे। तो माना कि बच्चे इसमें इतना लिखने पड़ते हैं कि मेरे हाथ भी दर्द करने लग गया। तो माना कि 7√5 एक अपरिमेय कैसा संख्या मानेंगे परिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक ऐसी संख्या है तो एक परिमेय संख्या है। तो हम 7√5 बराबर लिख सकते हैं P/Q और यहाँ पे लिखेंगे P और Q क्या है सहअभाज्य पूर्णांक है सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है। Q का वैल्यू क्या शून्य नहीं हो सकता है। तो आगे लिख सकते हैं √5 बराबर ये क्या होगा √5 बराबर P/7Q। √5 बराबर क्या होगा P/7Q। ठीक है। फिर से वही बात P और Q पूर्णांक है P और Q पूर्णांक है इसलिए क्या होगा इसलिए P/7Q परिमेय संख्या होगा परिमेय संख्या है ठीक है। तथा √5 भी परिमेय संख्या होगा √5 भी परिमेय संख्या होगा जो कि क्या या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 कैसी संख्या अपरिमेय संख्या है क्या है यह विरोधाभास करता है। यह हमारे कथन क्या मिटा दिया क्या होगा लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास करता है कि 7√5 परिमेय संख्या है 7√5 परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बस यही करना था कुछ नहीं था। आप छोटी सी बात याद रखने बस मेन चीज इसे है कि आप इसे याद रखिएगा कि मतलब जब भी हमें सिद्ध करने को बोला जाए तो हम उसके विपरीत मानेंगे और उसके बराबर में P/Q को लिखेंगे। जब P/Q को लिखेंगे तो P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक होगा और सहअभाज्य पूर्णांक होगा और Q शून्य नहीं होगा। जब सहअभाज्य पूर्णांक होगा तो इसका मतलब है कि उसका HCF 1 होगा। यदि उसके अलावा कोई और गुणनखंड मिलता है तो वह संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होगा। और ये सभी संख्याएं यदि P और Q पूर्णांक है यहाँ पे लिखा कि P और Q पूर्णांक है और P/7Q भी तब ये परिमेय संख्या होगा। और जब 7 P/7Q पर परिमेय संख्या हो उसके बराबर में 5 को लिखा है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारे कथनों का विरोधाभास करता है यानी कि
विरोध उत्पन्न करता है, इससे यह प्रतीत होता है कि रूट 7 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है, सेम क्वेश्चन 2 के जैसा है, ठीक है, बस सेम। यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 है, यहाँ पे है 6 + रूट 2। आप इसे सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आप सभी को, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और बहुत हेल्पफुल रहा हो और समझ में भी बहुत आसानी से आ गया हो। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हम क्लास डालें तो तुरंत सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और हम आपके एग्ज़ाम में कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं ये भी आप हमें बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगली चैप्टर को लेके अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।